हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 99। आज की वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं मौलिक अधिकार पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हम लोगों ने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग वही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौलिक अधिकार हमारे पास 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। एक बार उसको रिवाइज करते हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सभी तैयार हो जाइए। स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार पार्ट 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर 23-24 आर्टिकल शामिल किए गए हैं। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 23 को। किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक काम लेने से मुक्ति दिलाता है, आर्टिकल 23। मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है, आर्टिकल 23। राज्य चाहे तो लोकहित की दृष्टि से इसमें कुछ अनिवार्य सेवाएं ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 24 देखेंगे। कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करना। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इसमें खतरा हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर इस पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 24 के तहत। आगे बढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 25 से 28 को हम लोग कवर करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 25। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार है। अपनी इच्छा से किसी भी जो भी उनका धर्म है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का उनको अधिकार है। साथ में अपनी इच्छा अनुसार धर्म को अपनाने का भी पूरा अधिकार है। आर्टिकल 26 देखेंगे। आर्टिकल 26 एंड 27, धार्मिक परियोजनाओं के लिए धार्मिक स्वतंत्रताओं की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अस्थायी और स्थायी संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है। अब देखेंगे आर्टिकल 27। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए मजबूर या विवश नहीं किया जाएगा जिसकी जमा राशि से किसी धर्म का पोषण किया जाता हो। आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें राज्य द्वारा मान्यता दी गई हैं कुछ संस्थाओं को, और ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती हैं। लेकिन ऐसी संस्था में किसी भी धार्मिक शिक्षा को लेने के लिए या धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को जबरदस्ती या विवश नहीं किया जाएगा। जिसकी इच्छा हो वो इसमें जाके शिक्षा ले सकता है। आर्टिकल 29 एंड 30 को देखेंगे। ये आता है हमारा पांचवा, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 को पहले देखेंगे। इसमें है भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को जिसकी कि अपनी कोई भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार देता है आर्टिकल 29। राजनीति की सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति या जाति की भाषा या आधार पर प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा। जिसकी इच्छा हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो या उसकी कोई भी भाषा हो, अगर राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो रही है जिस शिक्षा संस्था को, उसमें भाग ले सकते हैं। आगे देखेंगे आर्टिकल 30। इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर राज्य किसी ऐसी शिक्षण संस्था की संपत्ति का आधिपत्य ग्रहण कर लेता है जिसकी स्थापना किसी अल्पसंख्यक ने की हो, तो ऐसे में राज्य को इतने मुआवजे की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि अल्पसंख्यक के अधिकार समाप्त ना हो और ना ही वो सीमित हों। अब देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये वो अधिकार हैं जो कि अन्य मौलिक अधिकारों के हनन होने के समय पर नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने के उपचार प्रदान करते हैं। इसी अनुच्छेद की शक्तियों के तहत अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रखता है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न हो करके ये अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। संविधान को आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निदेश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षण। ये रिट क्या होते हैं, कैसी स्थिति में न्यायालय इन रिट को जारी कर सकता है, इसके बारे में जानते हैं आगे। तो सबसे पहले देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी नागरिक को कानून की अनुमति के बिना बंदी बनाया जाता है तो ऐसे में न्यायालय आदेश दे सकता है, आदेश जारी कर सकता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और उसे बंदी क्यों बनाया गया है इन कारणों के बारे में बताया जाए। न्यायालय इसके लिए जांच करेगा और अगर जांच करने के बाद इस निर्णय तक पहुंचता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वो कानून के विरुद्ध उसे बंदी बनाया गया है, तो ऐसे में न्यायालय उसे मुक्ति देने के लिए उसे मुक्त करने का आदेश जारी कर सकता है। अब देखेंगे परमादेश। अगर कोई शासन, न्यायालय, निगम या सार्वजनिक अधिकारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। प्रतिषेध। जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसा करने से रोक सकता है, प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। अगला आता है उत्प्रेषण। ये रिट किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय निकाय जो कि अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हों, ऐसे में इस उद्देश्य को रोकने के लिए जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण न्यायालय द्वारा। आगे देखेंगे अधिकार परीक्षण। जब कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो जाता है, न्यायालय उससे पूछ सकता है कि उसने जो पद धारण किया है वो किस कानून के तहत इस पद को धारण किया है। अगर न्यायालय इस निर्णय तक पहुंच जाता है कि उस व्यक्ति ने अवैध रूप से उस पद को धारण किया है तो ऐसे में न्यायालय उसे पद छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। इसे ही अधिकार परीक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 226 याद रखिएगा। हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद के तहत अगर उच्च न्यायालय के पास यानी हाई कोर्ट की शरण लेता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसे उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। किसके लिए? हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील करने के लिए। ये पॉइंट देखेंगे। मौलिक अधिकारों के 2 वर्ग हैं। पहला, एक तो ये है कि मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए हैं उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ही दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 29 ये आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमने और भी मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स को देखे हैं वो आर्टिकल नागरिक और गैर नागरिक दोनों ही लोगों के लिए व्यवस्थित हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार को पूरा कंप्लीट कर लिया है। होप सो आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखी होगी। फर्स्ट वीडियो में हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग ज़रूर फर्स्ट वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्द से जल्द हम आपके लिए नेक्स्ट कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।